साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में 2016 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको देखेंगे और ये आपके रिवीजन सीरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा 2016 में करीब 26 क्वेश्चन जो थे वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए थे। ठीक है, इनमें रिपीटेशन वाले क्वेश्चन की संख्या काफी ज्यादा है। आइए इनको ध्यान से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। याद रखिए जहां पे पायरो वर्ड्स आ जाए तो उसका मतलब होता है वो ताप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वो ताप से रिलेटेड है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पायरोमीटर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका विकिरण तापमापी होता है, कौन सा तापमापी? विकिरण तापमापी जो होता है उसी को हम पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं विकिरण तापमापी? हम पायरोमीटर को ही हम विकिरण तापमापी कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। आपको पता है डायनमो, अक्सर आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि डायनमो क्या होता है। डायनमो का काम ये होता है, डायनमो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा जो टर्बाइंस होती है, जैसे जैसे जो पानियों से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता होता है, पानी को हम स्टोर करते हैं रिजर्वायर में। अब इसकी हेल्प से नीचे छोटे छोटे आपके टर्बाइंस होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टर्बाइंस होते हैं, पानी इस पे गिरता है तो यही आपके टर्बाइन से आपके डायनमो से जुड़े होते हैं। और यही जो डायनमो होते हैं, डायनमो होता ही है कि आपके कुछ ऐसे वायर्स बनाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। इसमें चुंबक का यूज किया जाता है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो याद रखिएगा जो डायनमो होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे जनरेटर में आप देखा होगा, जैसे जनरेटर आप देखते हैं तो आगे जो देखते हैं गोल सा लगा रहता है, दैट इज अ डायनमो। ये डायनमो का एक फॉर्म है, आपने ये देखा होगा डायनमो ही है। ठीक है, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है। जो एयर की स्पीड है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है। ये वन लाइन क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो आपका एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर की हेल्प से हम वायु की गति को या वायु की स्पीड को हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव की सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ये भी बहुत बड़ा एक पैट क्वेश्चन है। यह आपको पता ही होगा जो 25 सेंटीमीटर, मतलब जो मनुष्य होता है वो 25 सेंटीमीटर उसकी निकटतम स्पष्ट दूरी होता है। अगर उससे पास से आप देखते हैं तो आपकी आंखों पर जोर पड़ता है। और हमारी यहाँ इसी से और आप याद रखिएगा जब पूछा जाता है कि हमारी स्पष्ट दूरी की अधिकतम क्या है तो अधिकतम अनंत है। अनंत अगर पूछता तो हम अनंत तक, हम इन्फिनाइट तक देख सकते हैं। आपने देखा होगा तारे सूर्य जो कि बहुत दूर इन्फिनाइट पे हैं तो उनको तो हम देख सकते हैं। तो हमारी जो दूर दृष्टि है, ठीक है, फार साइट है, वो अनंत तक है। और जो नियरेस्ट पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। आपने बहुत बड़ी सॉरी ये जियोग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा बट साइंस में भी आ जाएगा। जो बिग बैंग थ्योरी है कि पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड है, ठीक है, जो पूरा ब्रह्मांड है ये उसके सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंतियर ने। किसने दी थी आपकी? जॉर्ज लेमेंतियर ने। जॉर्ज लेमेंतियर ने कब दिया था इसका? 1927 में। जॉर्ज लेमेंतियर साहब इसको कब दिया था? 1927 में दिया था। और जो कि आगे चल के आगे इसका फिर अलग अलग से प्रतिपादन किया गया। ठीक है, तो याद देखिए ब्रह्मांड की जो बिग बैंग थ्योरी है वो ब्रह्मांड के लिए दी गई। तो किसने दिए थे? आपके जॉर्ज लेमेंतियर सर ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु शक्ति जिसको हम विंड पावर कहते हैं में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आपको पता है जो विंड मिल्स होते हैं, आपने देखा होगा मेनली गुजरात वगैरह में या फिर राजस्थान वगैरह में होती है, विंड मिल्स होती है। ठीक है, इसके अंदर वही टर्बाइंस लगा होता है, उसके अंदर डायनामो होता है। ये बहुत ही ऊंचाई पर बने होते हैं। ठीक, कोस्टल एरियाज में मिल जाएंगे, इस टाइप का होता है। उसके ऐसे पंखे लगे होते हैं। जब हवा हल्की सी 40 की स्पीड थोड़ा ज़्यादा चलती है तो विंड मिल्स घूमते हैं। जब विंड मिल्स घूमते हैं सैफ्ट लगा होता है और सैफ्ट से इसके अंदर सैफ्ट लगा होता है उससे आपका फिर डायनामो घूमता है और फिर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कह रहा है विंड मिल में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। आपको पता है विंड मिल में गतिज ऊर्जा, जो हवा की जो गतिज ऊर्जा होगी तो उसी से तो पंखा घूमेगा ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो विंड मिल्स में कौन सी एनर्जी होती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है किस क्षेत्र के लिए किया गया था। तो आपको पता होगा कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2018 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा वो MC स्क्वायर के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, जो बोलता है कि E = MC स्क्वायर, नहीं, इसके लिए नहीं दिया गया था। वो दिया क्या गया था?
प्रकाश गति प्रभाव के लिए, कौन सा प्रभाव के लिए? प्रकाश गति प्रभाव के लिए आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आप याद रखें। और कब दिया गया था? 1921 में। कब दिया गया था? 1921 में ही आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश गति प्रभाव के लिए, ना कि इक्वल टू एमसी स्क्वायर के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में विमंदक और प्रशीतक के रूप में, दोनों के रूप में कौन सा सबस्टेंस यूज हो सकता है? मतलब कह सकते हैं कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो उसकी स्पीड है, जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड है, उसको कम करने के लिए और एज अ कूलिंग एजेंट, ठीक है, मॉडरेटर कूलिंग एजेंट की तरह कौन सा सबस्टेंस है, दोनों में यूज हो जाएगा। तो याद रखोगा आपको कि जो आपका भारी जल है, कौन सा जल है? भारी जल, जिसको हम क्या बोलते हैं? D2O बोलते हैं। भारी जल को क्या बोलते हैं हम? D2O बोलते हैं, या ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोलते हैं। ड्यूट्रियम ऑक्साइड एक ऐसा सबस्टेंस है जो कूलिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। इसके साथ साथ वो आपका विमंदक या मॉडरेटर कह सकते हैं, मॉडरेटर जो स्पीड को धीमा करता है, कि दोनों की तरह ही काम करता है। बहुत बार पूछा गया कि D2O जो होता है, इसमें जो इसका D2O को मास कितना होता है? याद है कि D2O का मास जो होता है वो 20 होता है। और अगर पूछा जाता है वाटर का मास, H2O का मास कितना होता है? 18 होता है। कैसे होता है? क्योंकि दो हाइड्रोजन का 2 और आपका एक ऑक्सीजन का 16, 16 दो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बट इसमें ड्यूट्रियम में 20 होता है। कैसे? क्योंकि एक ड्यूट्रियम का जो मास होता है वो 2 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा, प्लस 16, तो इसका टोटल मास कितना हो गया हमारा? 20 होगा। इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। और ड्यूट्रियम क्या होता है? ड्यूट्रियम जो होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मिलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्रोटियम, जिसको हम बोलते हैं 1H1, दूसरा होता है ड्यूट्रियम, जिसको हम बोलते हैं 1S2, और तीसरा होता है ट्राइटियम, जिसको बोलते हैं 1S3। तो ये हमारा ड्यूट्रियम वाला है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खोज की गई विश्व के सबसे महंगी धातु कौन सी है? ये चाइना वाले बहुत फेमस कर दिए थे इसको। जो सबसे महंगी धातु है कौन सी है? एंड्रोहेल फ्लोरीन। फ्लोरीन आप याद रखिएगा, चाइना वालों से बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, ये करंट का भी एक तरह से क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो एंड्रोहेल फ्लोरीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया तथा इनको कूट बनाना है। ठीक है, देखिए दिमाग बिल्कुल खाली रखिए, कुछ नहीं है। अब एक ना एक तो आपको आता ही होगा। ठीक है, मान के चला आपको विटिकल्चर आया है, तो विटिकल्चर किससे संबंधित है? हमारा अंगूर की खेती से। किसकी खेती से? अंगूर की खेती से। तो ए का 4 देखिए, ए में 4 कहाँ पे है? तो ए में ए का 4 तो मतलब बी वाले में है और इस वाले में है। भाई ए का 4 ऑप्शन कहाँ है? ए का 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे है कि यहाँ पे है, तो मतलब बी और डी में हमको देखना। चलिए ठीक है, अब एक आपको आ गया। पिस्सीकल्चर आपको पता है, पिस्सीकल्चर जो होता है मछली से रिलेटेड है। किससे? फिश। याद रखिए, पिस्सीकल्चर किससे रिलेटेड है? मछली से। तो सी का 2, सी का 2 किसमें है? अच्छा देखिए, ऑप्शन बड़ा अच्छा बना है। सी का 2 उसमें भी है, सी का 2 उसमें भी, मतलब 2 ऑप्शन से नहीं काम चलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम वेजिकल्चर और ओलरीकल्चर में। ठीक है, वेजिकल्चर और ओलरीकल्चर। तो आपको पता होगा जो ओलरीकल्चर होता है वो किससे संबंधित होता है? ओलरीकल्चर संबंधित होता है हमारे सब्जी की खेती से। किससे? सब्जी की खेती से। ओलरीकल्चर किससे संबंधित? हमारा सब्जी की खेती से। ठीक है, और वेजिकल्चर किससे? वेजिकल्चर से आप वो सब्जी मत समझ जाइएगा, वेजिकल्चर से किससे रिलेटेड है आपका? वृक्षों की खेती से। किससे? वृक्षों की खेती से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा? ओलरीकल्चर ए, मतलब डी का एक मतलब ये ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या देखिएगा, ओलरीकल्चर जो होता है वो सब्जी से रिलेटेड है, साग सब्जी की खेती से। ठीक है, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल साइंस वो हमारे कहाँ? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, आइए पहला कथन हमारा कह रहा है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, रक्त में जो ऑक्सीजन का संचार करने का काम आपका हीमोग्लोबिन ही करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि जो ऑक्सीजन के जो ब्लड के अंदर, ठीक है, जो हमारा रक्त है, ऑक्सीजन इसके साथ हीमोग्लोबिन मिल जाता है और एक पिगमेंट बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और फिर अपने अलग हो जाता है। तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। सही बात है कि हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। पहला ऑप्शन सही है। यह लौह युक्त यौगिक है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो हीमोग्लोबिन होता है यह लौह युक्त यौगिक है। इसमें आयरन के कंपाउंड से केमिकल्स होते हैं। ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ये कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये भी बिल्कुल सही है भाई। जो भी डिजीज होती है भाई, अगर हर जगह जगह पहुंचेगा नहीं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अगर हर जगह पहुंच नहीं, डिजीज नहीं, सॉरी, प्रतिरक्षा नहीं पहुंचाता है। क्योंकि प्रतिरक्षा का मतलब होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। नहीं, ये हर जगह पहुंचाएगा रक्त को, बट इम्यून सिस्टम नहीं बूस्ट करेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें रक्त को लाल रक्त, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये सही है भाई,
ये रक्त को हमारा लाल रंग प्रदान करता ही है, वो 1-3-4 सॉरी 1-2-4 1-2-4 ये ऑप्शन क्या है डी। ऑप्शन क्या है डी, क्योंकि प्रतिरक्षा इम्यूनिटी का काम ये है, इम्यूनिटी का काम लिम्फोसाइट्स करते हैं। कौन करते हैं? लिम्फोसाइट्स या एंटीबॉडीज करती है, ये नहीं करता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आपको पता है जो विटामिन ई है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? स्रोत है हमारा गेहूं और अंकुर। ठीक है, गेहूं अंकुर जो होता है, जो अंकुरित गेहूं होता है, इसका जो तेल होता है, ठीक है, वो इसका सबसे बेस्ट सोर्स रहता है। और इसकी कमी से आपका जो नपुंसकता हो जाती है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नपुंसकता हो जाती है, इसलिए विटामिन ए का सेवन करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैफीन क्षारक उपस्थित होता है। ठीक है, कि जो कैफीन किस में उपस्थित, आपको पता है भाई, सभी लोग जानते हैं कि जो कैफीन होता है किस में होता है? चाय और कॉफी दोनों में होता है, जो कि हमारी नींद को खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है? मतलब ह्यूमन की तरह दिखने वाला सबसे छोटा कपि कौन सा था? आपको पता था उसी बीच जब ये पेपर कराया गया था, उसी बीच जो सबसे छोटा कपि था वो देखा गया था आपका असम की तरफ, इसलिए न्यूज में था ये। जो गिब्बन होता है, गिब्बन को हम सबसे छोटा मानव सदृश कपि कहते हैं। ठीक है, जो मनुष्य की तरह ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण क्या आता है? जो औषधि कुनैन है जो मलेरिया रोग में काम आती है, ये किससे बनती है? सिनेमन की छाल? नहीं। सिनकोना की छाल, तुलसी की छाल, कत्था वृक्ष की छाल। तो आपको पता है बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो सिनकोना होती है वो, और सॉरी जो सिनकोना की छाल होती है उसी से कुनैन बनती है, जो कि वायरल डिजीज में काम आती है। ठीक है, और इसके साथ जो मलेरिया की डिजीज होती है उसमें भी काम आती है। कौन सी किसकी छाल होती है? सिनकोना की छाल। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, सिनेमन नहीं है, सिनकोना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन किसने आता है? आपको पता है अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन को सीधे कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि धीमे उत्परिवर्तन का, पहले देखिए जो उत्परिवर्तन की डिस्कवरी थी वो की थी ह्यूगो डिवरीज ने। किसने की थी? ह्यूगो डिवरीज ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उत्परिवर्तन या इसको इंग्लिश बोलते हैं म्यूटेशन। जो म्यूटेशन थ्योरी दैट वाज गिवन बाय ह्यूगो डिवरीज। म्यूटेशन की थ्योरी जो किसने दी थी? ह्यूगो डिवरीज साहब ने की थी। और म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि धीमे धीमे अगर किसी स्पीसीज के जीन्स में चेंजेस आ रहा है तो एक ऐसा चेंजेस आएगा कि वो अपनी पूरी ओल्ड स्पीसीज से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जीन के अंदर अंदर अनुक्रम आधार में, मतलब उसके बेस में अगर चेंजेस हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन, जिसको क्या बोलते हैं हम? म्यूटेशन बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? आपके ह्यूगो डिवरीज साहब ने की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही? थायमिन बेरी बेरी, हाँ बिल्कुल भाई, B1 बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी होते हैं, तो सही है। स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये भी सही है। विटामिन के, हाँ विटामिन के की कमी से रक्त का स्कंदन रुक जाता है, मतलब रक्त जमता नहीं, ये भी सही है। विटामिन ए वर्णांतर, अच्छा सॉरी यही गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी होती है। कौन सी होती है? रतौंधी, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। सॉरी हाँ रतौंधी होती है। ठीक है, बट जो वर्णांधता है ये एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब अनुवांशिक रोग है। क्या है ये? जेनेटिक रोग या अनुवांशिक रोग है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? सी ऑप्शन गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। अब आपको पता है ल्यूकेमिया हम बोलते हैं ब्लड कैंसर को। किसको बोलते हैं हम? ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया किसको बोलते हैं हम? ब्लड कैंसर को बोलते हैं। और इसमें जो होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, किसमें होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स में होती है। किसमें? व्हाइट ब्लड सेल्स में। रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स में होती है, और इसमें इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती है। आइए देखते हैं ऑप्शन हमारे। अस्थि कोशिकाओं की संख्या में कोई मतलब नहीं, प्लेटलेट्स की संख्या कोई मतलब नहीं है, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और सफेद, देखिए श्वेत मिल गया, जो मैंने बोला ना व्हाइट ब्लड सेल्स, कि जो ल्यूकेमिया में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। ठीक है, इसी को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और इसमें इसके जो पेशेंट होते हैं उन्हें बार बार अपने ब्लड को चेंज कराना पड़ता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पार्टी में गए, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हम कितना खाना खाना है, उस डिजीज को हम कहते हैं बुलिमिया। क्या कहते हैं? बुलिमिया। मतलब बुलिमिया के व्यक्ति को यही नहीं पता होता है, उसे अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, ठूसता जाएगा ठूसता जाएगा ठूसता जाएगा, इसको बोलते हैं हम बुलिमिया। और एक डिजीज होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा।
एनोरेक्सिया नर्वोसा वो डिजीज होती है जिसमें इंसान इस डर से कि वो मोटा हो जाएगा वो खाना खाना ही बंद कर देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। मधुमेह तो आपका डायबिटीज आपको पता है, डायबिटीज में तो भाई इंसान खाता पीता रहता है, ठीक है। जो अति अम्लता है, ठीक है, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये भी नहीं है, ठीक है। अति अम्लता में एसिडिटी, सॉरी एसिडिटी में भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, एसिडिटी हो तो भी इंसान खा ही लेता है, ठीक है, इनो लेके, बट इसमें कौन सा है हमारा, वो बुलिमिया, बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसी, सॉरी बुलिमिया एक ऐसी डिजीज है, दोनों में नर्वोसा जुड़ा जाता है। बुलिमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें मनुष्य को यही नहीं पता रहता है उसको कब खाना रोक देना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक देता है, कौन सा इसमें यूनिवर्सल डोनर है जो सबको दे सकता है। आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया होगा कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं हम, ओ ब्लड ग्रुप को, वो भी किसको, ओ पॉजिटिव को। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और जो आपका ए बी होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ पॉजिटिव या ओ को हम क्या बोलते हैं, ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को दे सकता है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो किस कह सकते हैं, हाँ, कौन सा ब्लड ग्रुप का रक्त हम किसी को दे सकते हैं, तो हमारा ए बी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, किसी को दे सकते हैं आप, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किसमें से किसका उपयोग जो होता है पानी को शुद्ध करने के लिए या जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, आपको पता होगा। ओजोन, बिल्कुल भाई, ओजोनलिसिस जितने भी हम देखते हैं वाटर प्योरीफायर वगैरह ले रहा है उसमें ओजोनलिसिस कहते हैं ना, ओजोन अल्ट्रावायलेट, ओजोन अल्ट्रावायलेट से छानता है, ठीक है, ये भी सही है। क्लोरीन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, हाँ, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी यूज होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी आपके वाटर प्योरीफायर्स होते हैं उसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज होता है। क्लोरामीन, हाँ, क्लोरामीन की टैबलेट्स भी आती हैं, इसका काम क्या होता है कि भी पानी को शुद्ध, तीनों का अच्छा ऑप्शन सही, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि सारे के सारे सही है और सबका उपयोग होता है पानी को छानने में, ठीक है, पानी को शुद्ध करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। अब मस्तिष्क तो पता बहुत से काम करता है, सोचने क्या होता है, सोचने हो जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क क्या सोचने के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है भाई। हृदय गति नियंत्रित करने के लिए नहीं, ये भी काम करता है, हृदय गति नियंत्रित, शरीर के संतुलन के लिए, मतलब तीनों के तीनों, मतलब सारे के काम भाई, आपको पता है हृदय के सारे काम है, ठीक है, सॉरी हृदय नहीं, मस्तिष्क के सारे काम है, मतलब ये हृदय गति को नियंत्रण कर सकता है, सोच भी सकता है, इसके साथ साथ जो शरीर का संतुलन है उसके लिए भी काम करता है, ठीक है। अब तीनों के तीनों से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है, मिर्च की तीक्ष्णता, मतलब मिर्च में तीखापन होता है, उसका कारण क्या है, आपको पता होगा। मिर्च में क्या होता है, कैस्पेसाइन मिलता है, मिर्च में क्या मिलता है, कैस्पेसाइन मिलता है, जिसके चलते मिर्च क्या होती है, तीखी होती है, इसके चलते मिर्च क्या होती है, तीखी होती है। कैरोटीन किसमें मिलता है, गाजर में मिलता है, जिसके चलते उसका रंग अलग हो जाता है। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है जो कि मिलता है, जिसके चलते उसका कलर, जो सेब का कलर वगैरह होता है, एंथोसाइनिन के चलते अलग हो जाता है। लाइकोपिन का आपका टमाटर में मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित है, ठीक है, जो भी हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं निम्नलिखित में से किसमें अवेलेबल है, तो ये तो सब में मिल जाएगा, अंडे मिल जाएगा, मिल्क मिल जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि तीनों मिल जाएगा, ऑप्शन ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो हाँ, आयोग ने इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है, आयोग ने इस क्वेश्चन क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि भाई चावल को छोड़ के तीनों में मिलता है, ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन बने तो इसलिए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है, जो आपका ब्लड कैंसर हम ल्यूकेमिया समझ रहे थे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसके उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो एथेनॉल एक होता है स्टेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, स्टेक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो होता है ये एक तरह का ईस्ट है या खमीर कह सकते हैं। स्टेक्रोमाइसिस सेरिवेसी एक तरह का ईस्ट है जो कि रक्त कैंसर में के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, स्टेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया, बहुत बार रक्त कैंसर आ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं, याद रखिएगा सोडियम जो होता है, सोडियम 24, जो सोडियम 24 होता है इसका उपयोग हम रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो सोडियम होता है, अन्य सिंबल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास इसका 23 होता है। अब इसी का एक समस्थानिक है सोडियम 24, मतलब Na, ये तो 11 ही जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये इसका समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, किसका, सोडियम 24 का, ठीक है। चलिए इस तरह जो भी क्वेश्चन से आप पूछे गए थे हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अच्छा इसको और भी ऑप्शन अगर देखने हैं
तो आपको पता होगा जो आयोडीन आपको 130 वाली है ग्वाइटर के, जो ग्वाइटर वगैरह होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो आपका फॉस्फोरस 32 है, तो ये ल्यूकीमिया में कह सकते हैं कि रक्त कैंसर जो है उसके उपचार में, अच्छा सॉरी रक्त कैंसर था, सॉरी ऑप्शन में गलत बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी। जो आपका रक्त कैंसर है इसके उपचार में, इसका नहीं, सोडियम का नहीं, सोडियम का तो डिटेक्ट में करते हैं। जो रक्त कैंसर है इसके उपचार में जो होगा वो आपको फॉस्फोरस का हो जाएगा। फॉस्फोरस का 31 होता है, ठीक है। जो फॉस्फोरस होता है इसका सिंबल क्या होता है, पी होता है। इसका 31 होता है एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, और सिंबल इसका 15 होता है। इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका समस्थानिक क्या होता है, इसका समस्थानिक होता है पी 1532, इसका मास 32 होता है। इसी का उपयोग हम करते हैं रक्त कैंसर के उपचार में। सॉरी मुझसे गलती हो गई, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये डिटेक्ट करने के लिए आता है। कोबाल्ट का क्या होता है, ये इसका भी कैंसर में किया जाता है, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, ग्वाइटर में किया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सॉरी, इस तरह जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके वेरिएबल कमेंट्स हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।